हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, गेट रेडी बिकॉज टुडे वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग टॉपिक that is demonetization and GST and World Trade Organization, that is WTO. But before we do, I just want to take a moment to say thank you for being here. आप सभी का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं भी आपके लिए आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे एक्साइटिंग वीडियोस बनाती रहूं और इस जर्नी को हम बहुत ही ईजिली कवर कर सकें। ओके, सो बिना देर करें हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आर यू रेडी? सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन को हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं। डीमोनेटाइजेशन क्या है? 2016 में हम सब ने फेस किया था डीमोनेटाइजेशन की सिचुएशन को। ओके, और आप सभी बच्चे डीमोनेटाइजेशन को बहुत ही अच्छे से समझते होंगे क्योंकि सबने ही इसको फेस किया है 2016 में। तो जिन बच्चों को नहीं पता है डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, उन्हें भी आज क्लियर हो जाएगा डीमोनेटाइजेशन है क्या, कब आया, कैसे आया, कौन लेकर आया। ठीक है, तो ये सारे आपके जो डाउट है डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और डब्ल्यूटीओ को लेकर, तो वो सारे डाउट्स आपके इस सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए डीमोनेटाइजेशन या गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, वो आपके लिए टैकल करना बहुत इजी हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं डीमोनेटाइजेशन की डेफिनेशन से। डीमोनेटाइजेशन इज द विड्रॉल ऑफ अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। तो बेसिकली जब सर्कुलेशन में से कोई भी करेंसी को विड्रॉल कर लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, या सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसे बैन कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन को डीमोनेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जब मोनेटाइज की बात करते हैं तो बढ़ाना हो गया, और जब डीमोनेटाइज की बात कर रहे हैं तो उसको विड्रॉल करना हो गया। ठीक है, तो इस वर्ड को याद रखिएगा, विड्रॉल, या आप ये भी कह सकते हैं कि बैन कर दिया गया था। तो पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा, जब 500 और 1000 के नोट्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए थे, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को बोला गया था डीमोनेटाइजेशन। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस बाय विच अ सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट बी लीगल टेंडर। तो जो करेंसी हमारी चल रही थी, वो करेंसी अभी तक हमारे लिए लीगल टेंडर थी, इसलिए हम उससे कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे और पूरी मार्केट में सेल परचेज इसी करेंसी से चल रहा था, जस्ट बिकॉज ये लीगल टेंडर थी। बट अब उसे लीगल टेंडर से हटा दिया गया। ठीक है, तो जब 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, किसने बंद किए थे? गवर्नमेंट के थ्रू ये डिसीजन लिया गया था कि 500 और 1000 के नोट सर्कुलेशन में से विड्रॉल कर रहे हैं, यानी कि पूरी तरीके से उसे वापस ले रहे हैं, तो उसको लीगल टेंडर तो माना ही नहीं जाएगा। लीगल टेंडर वही होगा जो गवर्नमेंट आरबीआई सर्कुलेट करती है मार्केट में, और हर नोट में लिखा होता है मैं धारक को 2000 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। ठीक है, तो उसी नोट के नीचे जहाँ प्रॉमिस किया होता है गवर्नर के साइन होते हैं, क्योंकि वो लीगली टेंडर है, लीगल टेंडर है। आरबीआई ने उसको इकोनॉमी में सर्कुलेशन के लिए भेजा है ताकि उससे हम लोग ट्रांजैक्शन कर सकें। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज द सीरीज ऑफ करेंसी विल नॉट एक्सेप्टेबल एज वैलिड करेंसी। तो अभी तक 500 और 1000 के नोट नवंबर 2016 तक वैलिड थे, बट जब वो बैन कर दिए गए, विड्रॉल कर दिया गया, डीमोनेटाइजेशन आ गया, उस सिचुएशन में विल नॉट एक्सेप्टेबल एज वैलिड करेंसी, वो वैलिड करेंसी नहीं रही, वो जस्ट कागज का नोट बनकर रह गया। ठीक है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए, वो बंद हो गए, तो वो आपके पास कागज का नोट बनकर रह गया, वो किसी भी काम का नहीं रहा। क्लियर है? तो डीमोनेटाइजेशन क्या है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब गौर करते हैं हिस्ट्री ऑफ डीमोनेटाइजेशन, कि पहले कब कब डीमोनेटाइजेशन हुआ और अब कब हुआ लास्ट। ठीक है, फर्स्ट जो डीमोनेटाइजेशन हमारा हुआ था जनवरी 1946 में हुआ था, जहाँ पर कंप्लीट बैन हुई थी करेंसी 1000 एंड 10,000 के नोट्स। ओके, तो पहले 1000 और 10,000 के नोट बंद हुए थे जनवरी 1946 में। सेकंड डीमोनेटाइजेशन हमारा हुआ जनवरी 1978 में। ठीक है, जहाँ पर 1000, 5000 एंड 10,000 के नोट बैन हुए थे। ओके, क्लियर है? और हमारा थर्ड डीमोनेटाइजेशन हुआ है 8 नवंबर 2016 में हुआ, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया। ठीक है, उसे लीगल टेंडर पे से हटा दिया गया। आई होप आपको हिस्ट्री समझ आ गई होगी डीमोनेटाइजेशन की, कब कब पहले भी डीमोनेटाइजेशन हुआ है और लास्ट डीमोनेटाइजेशन कब हुआ है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन सब की जो डेट्स हैं वो आपको याद रखनी है। ओके,
और 8 नवंबर 2016 तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा क्योंकि ये आपके सामने ही हुआ है। तो आपको पता होगा इसमें कौन कौन से नोट बैन किए गए थे, 500 और ₹1000 के नोट्स। ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। सो हमने डीमोनेटाइजेशन क्या होता है ये समझा, हमने हिस्ट्री देखी कि पहले कब कब डीमोनेटाइजेशन हुआ है और लास्ट कब डीमोनेटाइज हुआ है करेंसी। अब पर्पस देखते हैं कि बेसिकली डीमोनेटाइजेशन किया क्यों जा रहा है भाई, कि जब मन किया आरबीआई ने डीमोनेटाइज कर दिया वैल्यू को, करेंसी को, तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज टू कट डाउन बैंक लैंडिंग रेट्स। जो बैंक के लैंडिंग रेट्स होते हैं ना वो कभी कभी इंक्रीज हो जाते हैं, तो उस लैंडिंग रेट को कम करने के लिए आरबीआई क्या करती है, करेंसी को डीमोनेटाइज कर देती है। सो बैंक जिस रेट में लैंड कर रहा है बोरोअर्स को, तो उस रेट को कम करने के लिए डीमोनेटाइज किया गया। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। तो इसमें गवर्नमेंट का एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करें, ठीक है। तो टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूशन दे पब्लिक सर्विसेज के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एज अ टैक्स पेयर। ओके, नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई पॉकेट्स एंड पर्सन्स फ्रॉम वेयर ब्लैक मनी इज जनरेटेड। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था वो ब्लैक मनी के ऊपर ध्यान दिया गया था। डीमोनेटाइजेशन हुआ ही इसलिए था कि जो भी ब्लैक मनी है उसे बाहर निकाल सकें, क्योंकि लोगों ने छुपा छुपा के पैसा रख रखा था बहुत ज़्यादा। 500 और 1000 के नोट ही उसमें ज़्यादा होते थे, क्योंकि ये बहुत ही सूटेबल करेंसी होती थी जिसका स्टॉक कई सारे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके पास से मिला, ठीक है। तो उस ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया। सो टू आइडेंटिफाई पॉकेट्स एंड पर्सन्स फ्रॉम वेयर ब्लैक मनी इज जनरेटेड, कहाँ से ब्लैक मनी जनरेट हो रही है उस सब का पता लगाने के लिए डीमोनेटाइजेशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्जिकल स्ट्राइक ऑन काउंटरफिट करेंसी। सो बेसिकली काउंटरफिट करेंसी को ढूंढने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई। काउंटरफिट करेंसी मीन्स जो नकली करेंसी, जो जाली नोट बनाए जाते थे, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो उन सब का पता लगाने के लिए काउंटरफिट करेंसी का, नकली जो जाली नोट है उनका पता लगाने के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई करेंसी से रिलेटेड। ये आर्मी वाली सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ओके। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक इसलिए की गई ताकि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं उनका पता लगाया जा सके, ठीक है। कहाँ कहाँ पर ऐसे नोट छापे जा रहे हैं जो कि इलीगल हैं, तो उन सब का पता लगाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक की गई, ठीक है। तो जब डीमोनेटाइजेशन किया गया तो बहुत सारी काउंटरफिट करेंसी भी बाहर आई, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन की वजह से। बिकॉज काउंटरफिट करेंसी से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था इंडियन इकोनॉमी पे, ठीक है। इकोनॉमिक इनस्टेबल हो गई थी हमारी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इंक्रीज हो गई थी। सो इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, तो इन सब का पता लगाना ज़रूरी हो गया था। तो इन सब की अपनी इकोनॉमी की प्रोटेक्शन के लिए डीमोनेटाइजेशन किया गया ताकि काउंटरफिट करेंसी का पता लगाया जा सके। नेक्स्ट इज रिमूविंग मिसयूज ऑफ करेंसी इन सेवरल पॉलिटिकल इलेक्शंस। तो कई सारे पॉलिटिकल इलेक्शंस में भी मिसयूज हो रहा था करेंसी का, तो इस करेंसी को 500 और 1000 के जो नोट्स थे, इस करेंसी को डिमोनेटाइज करने का वक्त आ गया था। तो बेसिकली पर्पस यही था, जितनी भी इनलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितना भी ब्लैक मनी है, उन सबको बाहर लाया जा सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करें। तो ये सब पता लगाने के लिए और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने के लिए डीमोनेटाइज किया गया, ओके। तो आपको दिख रहा है पिक में 500 और 1000 के नोट्स बंद हो गए और उसके बाद आए हमारे 500 के और 2000 के नोट, ठीक है, जो अब हमारे चल रहे हैं रिसेंट में। क्लियर है? आगे चलते हैं। सो डीमोनेटाइज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और पर्पस क्या था डीमोनेटाइजेशन का, वो समझ लिया। अब फायदे क्या क्या हुए डीमोनेटाइजेशन आने के बाद, इसको एक लाइन में समझ लेते हैं। रिडक्शन ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस, जो भी करप्शन वाली प्रैक्टिसेस थी, पॉलिटिशियंस वाली प्रैक्टिसेस थी, उन सबको सॉल्व करने के लिए, उनमें रिडक्शन लाने के लिए डीमोनेटाइज ने बहुत अच्छा रोल परफॉर्म किया, ओके। हेल्प इन फाइटिंग विद काउंटरफिट करेंसी, जितने भी जाली नोट थे, नकली नोट थे, उनके अगेंस्ट इकोनॉमी डिसीजन ले पाई और पता लगा पाई कि ये कहाँ से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इतने, ठीक है। तो हेल्प इन फाइटिंग विद काउंटरफिट करेंसी, कि कहाँ से ऐसे नोट आ रहे हैं उनके खिलाफ हम लड़ पाए, ठीक है। तो ये बेनिफिट हुआ था डीमोनेटाइजेशन से। तो मतलब बेसिकली जो भी हमारा पर्पस था ना डीमोनेटाइजेशन का, अभी हमने देखा पीछे,
क्योंकि हमारे जो ये सारे पर्पस थे ना वो सारे सॉल्व हो गए, वही हमारे बेनिफिट बने आगे चलकर। क्योंकि हमारा पर्पस था डिमोनेटाइजेशन का कि हम ब्लैक मनी का पता लगा सकें, हम नंबर ऑफ़ टैक्स पेयर्स को इंक्रीज़ कर सकें, काउंटरफिट करेंसी का पता लगा सकें। तो ये सारे हमारे बेनिफिट हो गए थे, हमें फ़ायदा हुआ था डिमोनेटाइजेशन करने के बाद। इन सब चीज़ों का पता लग गया था और इन सब चीज़ों में जहाँ इंक्रीमेंट चाहिए था हमें इंक्रीमेंट मिला, जहाँ पर हमें कट डाउन करना था वहाँ कट डाउन हुआ। ओके, तो प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व हो गई थी डीमोनेटाइजेशन के थ्रू। बट मैं नहीं कहूँगी कि प्रॉपर तरीके से हो गई, क्योंकि आज भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स इकोनॉमी में चलती ही आ रही है। सो ये जस्ट बेनिफिट है डीमोनेटाइजेशन के, तो आप समझ सकते हैं बस। तो ये बस समझने के लिए है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज टेररिज्म विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट फर्दर फॉर क्वाइट सम टाइम एटलीस्ट। तो कुछ समय के लिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी या कम हो गई थी कह सकते हैं। इम्प्रूव इन बैंकिंग सिस्टम, तो बैंकिंग सिस्टम में जो लैंडिंग रेट था बोरोवर्स को, जो हम पैसा लैंड करते थे, तो बैंक रेट बहुत ज़्यादा होती थी, बैंक्स जो इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो बहुत ज़्यादा रेट का करते थे, तो उन बैंकिंग एक्टिविटीज़ में इम्प्रूवमेंट आया था, ठीक है। और इकोनॉमी शिफ्ट हुई थी कैश सोसाइटी से कैशलेस सोसाइटी पे, क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया था, लोग डिजिटल पे ज़्यादा डिपेंड होने लगे थे, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता था पैसा अपने पास रखेंगे तो कभी भी डिमोनेटाइजेशन से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट जब ई कॉमर्स के थ्रू, ई बैंकिंग के थ्रू डिजिटल जब हो गया सब कुछ, तो कैशलेस सोसाइटी बन गई और सब अपना पैसा जो था बैंक में रखना शुरू कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट इज इट विल रिड्यूस टैक्स अवॉइडेंस। तो जो टैक्स की अवॉइडेंस हो रही थी, लोग टैक्स पे नहीं कर रहे थे टाइम पे, उसमें भी रिडक्शन आया, तो लोगों ने अब टैक्स पे करना शुरू कर दिया था, इसका मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट इज इन लॉन्गर रन टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन लोन आर एक्सपेक्टेड टू कम डाउन। जो लॉन्ग टर्म के लिए टैक्सेस वगैरह लगते थे, इंटरेस्ट लगता था लोन पर, वो थोड़ा कम हो गया। क्लियर। तो हमारी इकोनॉमी में मेरिट्स के साथ डीमेरिट्स भी होते ही हैं। तो डिमोनेटाइजेशन का फ़ायदा क्या हुआ ये हमने समझ लिया, अब उसका नुकसान क्या हुआ ये समझते हैं। अब वो सब आप खुद भी बता सकते हैं कि नुकसान क्या हुआ था डिमोनेटाइजेशन के बाद। तो अपने कॉमन लाइफ एग्जांपल्स जो हैं वही सब हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं डीमेरिट ऑफ डिमोनेटाइजेशन में। सो ये हैं हमारे डीमेरिट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। इनसफिशिएंसी ऑफ कैश फॉर रिटेल ट्रांजेक्शन, जितनी भी रिटेल ट्रांजेक्शन्स के लिए कैश था वो इनसफिशिएंट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा तो बचा ही नहीं था। इकोनॉमी से सारा पैसा कहाँ चला गया था? सारा पैसा चला गया था बैंक्स में। जब बैंक में लोगों ने लंबी लंबी लाइन लगा के पैसा जमा कर दिया तो इकोनॉमी में इतना पैसा नहीं बचा कि वो रिटेल ट्रांजेक्शन ईजिली कर सके, ठीक है। सो दैट्स वाई इनसफिशिएंसी ऑफ कैश। इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एटीएम्स। तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट तो इंक्रीज होएगी, क्योंकि जब इतने सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं बैंक जाने के लिए, बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट इंक्रीज होना जायज़ है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बड़ा डीमेरिट था लोगों के लिए, आम जनता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफ़िकल्ट टू क्रिएट अ कैशलेस सोसाइटी इन इंडिया। तो उस टाइम पे एकदम से डिजिटलाइजेशन हो जाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था उन लोगों के लिए ज़्यादा जिसको इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी, ठीक है। कैसे शिफ्ट हो जाएगा ई बैंकिंग पे? नहीं हो सकता ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग पे वो कैसे जा सकता है? क्योंकि अभी हमारे देश में इतने लिटरेट लोग भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी शिफ्ट नहीं हो पाए हैं डिजिटलाइजेशन में, ई बैंकिंग में। तो जो लोग इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, उनको इस चीज़ की एजुकेशन एकदम से थोड़ी ना आ जाएगी, ठीक है। तो डिफ़िकल्ट हुआ था कैशलेस सोसाइटी इन इंडिया को क्रिएट करने में। रश एट बैंक। तो जिस वक्त डिमोनेटाइजेशन हुआ था नवंबर 2016 में, उस टाइम पे इतना बैंक्स में रश था, अगर आप जाके उस लाइनों में लगे होगे तो आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि कितना रश था बैंक्स में। तो लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में इतने घंटों खड़े रहते थे, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर हाउसवाइफ्स। तो हाउसवाइफ्स के लिए बहुत प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि उन्हें घर का भी करना होता था और उसके बाद बैंक जाके अपने लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। हमारा जो कैश है वो एक्सचेंज कर दो, जो न्यू नोट आए हैं 2000 के वो हमें दे दो, ठीक है ना। तो अपने 500 और 1000 के नोट लेके हाउसवाइफ के लिए खड़ा होना और वहाँ जाके एक्सचेंज कराना एक बहुत बड़ी डील हो गई थी, क्योंकि जो हाउसवाइफ्स होती है वो छोटी मोटी सेविंग्स करती है और वो 500 और 1000 के नोट कलेक्ट कर लेती हैं। तो उनके पास भी बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट था
इस करेंसी का। तो अब इस करेंसी को अचानक से एकदम से कोई कह दे कि भाई ये करेंसी बंद हो रही है और अब ये नई करेंसी आ रही है, आपको इसे फॉलो करना है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे कंट्री के लिए उस सिचुएशन को झेलना, ठीक है। सो ये इसलिए एक प्रॉब्लम थी हाउसवाइफ्स के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी, ठीक है। डिफ़िकल्ट एंड पैनिक सिचुएशन फॉर वेडिंग्स। सो एज़ यू नो, नवंबर दिसंबर में बहुत सारी शादियाँ होती हैं हमारे भारत देश में। तो उस टाइम पर वो सिचुएशन बहुत पैनिक सिचुएशन थी, क्योंकि जब वेडिंग होती है तो हर कोई बहुत सारा पैसा लेके बैठा होता है कि भाई शादी हो रही है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं कि यहाँ खर्च करना है, वहाँ खर्च करना है। तो अब एकदम से इतने सारे अमाउंट को वो बैंक में रोज़ जा के एक्सचेंज करवाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी। उस वक्त जिन लोगों की शादी थी उन लोगों ने बहुत फेस की थी। इनफैक्ट ग्रूम्स, ब्राइड सब लाइन में लगे हुए थे कि भाई पैसे एक्सचेंज कराने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और पैनिक सिचुएशन थी। यही हमारे डीमेरिट से डीमोनेटाइजेशन की, कि उस वक्त लोगों ने बहुत कुछ फेस किया था कि एक रात में अचानक से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए और नई करेंसी आ गई, उसकी जगह 2000 की और 500 की। सो दैट्स वाई बहुत सारे नुकसान भी कंट्री ने फेस किए थे। तो ये पिक्चर है, उसके थ्रू आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह बैंक्स में लोगों ने लाइन लगाई, डीमोनेटाइजेशन किया, और किसने डीमोनेटाइजेशन किया ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना ही समझना ज़रूरी है डीमोनेटाइजेशन में। मैं आपको इसमें और ब्रीफ नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप है, इसमें बहुत कुछ है जो मैं आपको अभी समझा सकती हूँ कि कौन से कॉर्पोरेट लॉन्स पे करने हैं, क्या था, कैसा सिस्टम था, ऑल अबाउट डीमोनेटाइजेशन। सो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है, तो अभी आप इतना ही समझिए, ठीक है। आगे चलते हैं और हम समझते हैं हमारे जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, ये पार्लियामेंट ने पास किया था 29 मार्च 2017, ठीक है। बट इम्प्लीमेंट कब हुआ? 1 जुलाई 2017। तो 2017 1 जुलाई को ये इफेक्ट में आया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि जीएसटी कब इफेक्ट में आया, तो आपको ये डेट याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 में आया। तो बेसिकली आइडिया क्या था इसके पीछे, ये टैक्स लाया क्यों गया था जीएसटी? जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे उन सबको रिमूव करके हमारे पास एक सिंगल टैक्स आ गया, यूनिफाइड टैक्स, जिसे हम बोलते हैं जीएसटी, ओके। यूनिफाइड मीन्स सिंगल टैक्स। तो जो मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेशन था उसको रिप्लेस कर दिया गया। जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स भी बोल सकते हैं जिसे हम, जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे उन सबको टैक्सेस को रिमूव करके, उन सब टैक्सेस को हटा के गवर्नमेंट एक सिंगल टैक्स ले आई थी जिसे हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कि अब ओवरऑल जो टैक्स लगेगा वो यही लगेगा, ठीक है। द एम बिहाइंड इम्प्लीमेंटिंग द जीएसटी एक्ट वॉज वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक टैक्स। तो हर कोई अब मल्टीपल लेयर ऑफ टैक्सेस पे नहीं करेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करेगा, एक सिंगल टैक्स पे करेगा जिसे हम बोलेंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो पहले टैक्सेस लगते थे, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्सेस ड्यूटी, सीएसटी, वैट, ऑक्ट्रॉय, लोकल टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, तो इन सबको टैक्स को हटाकर हमारे पास कौन सा टैक्स आ गया था? जीएसटी। कब आया था? 1 जुलाई 2017, ओके, याद रहेगा, गुड। सो टाइप्स ऑफ जीएसटी देखते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी इंडिया में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी जो है हमारा वो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एसजीएसटी हमारा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर रखिएगा। जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है वो कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो स्टेट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। और जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो कौन कलेक्ट करेगी? वो भी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। क्लियर? यही आपको याद रखना है कि सीजीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, एसजीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है और आईजीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है, और इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं, ठीक है। और एक और बात, आईजीएसटी जो है वो हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब समझते हैं जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। जीएसटी रेट स्ट्रक्चर ये रहा हमारा, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं जैसे गेहूं है, सरसों है, इन पे जो टैक्सेस लगे वो 0% लगे,
ठीक है, असेंशियल कमोडिटीज़ पे। और जो मास कंजप्शन है, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, लाइक यूटेंसिल्स हैं, क्लोथ्स हैं, ठीक है, शूज, सैंडल्स एंड अदर फर्नीचर्स वगैरह, उन पे 5% टैक्स, ओके। और 12 से 18% स्टैंडर्ड रेट, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करती हैं वो सारी प्रोडक्ट जो हैं वो उस पर 12 से 18% का टैक्स। और डीमेरिट्स गुड्स, जो टोबैको है, अल्कोहल हैं, और जो लग्जरी आइटम्स हैं लाइक कार वगैरह, उन सब पे 28% या उससे ज़्यादा टैक्स लगने लगा, ठीक है। तो जीएसटी रेट स्ट्रक्चर आप गूगल करोगे तो उस पर आपको एक पूरी उसकी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन सी कमोडिटी पे कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ से आप अपने टाइप्स ऑफ जीएसटी एंड जीएसटी रेट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर हमने जो 3 मेन कंपोनेंट्स की पीछे बात की है, 3 टाइप्स की जो बात की है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, उन सबको एक्सप्लेन कर रखा है। वही सब समझाया जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है कि सीजीएसटी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स है, और एसजीएसटी क्या है, हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, और सीजीएसटी को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और एसजीएसटी को स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर है। और ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो तीनों हमारे कंपोनेंट्स हैं वो मिलकर बनाते हैं क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, creating a unified and comprehensive tax structure that replace various indirect taxes। कई सारे indirect taxes को जो अभी पीछे हमने फिगर में देखे थे, देखिए इन सब को हटा के एक सिंगल टैक्स बनाया गया जिसे हम बोलते हैं जीएसटी। क्लियर। इसलिए हम बोलते हैं यूनिफाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स स्ट्रक्चर दैट रिप्लेस वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर हो गया होगा। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या थे गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने के, सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जो इतना डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर बना रखा था कि पहले इधर से टैक्स पे होगा, फिर यहाँ पर भी जाके फिर टैक्स पे होगा, फिर यहाँ पर जाके टैक्स पे होगा, फिर जाके उसका कंजप्शन होगा, ठीक है। तो इतना सारा जो कॉम्प्लिकेटेड था ना, 1 टैक्स, 2 टैक्स, 3 टैक्स, ऐसे कई सारे टैक्सेस लग रहे हैं, उनको हटा के सिर्फ एक सिंगल टैक्स आ गया जिसे हम जीएसटी बोलते हैं। सो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, ये ऑब्जेक्टिव था गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लाने का। नेक्स्ट इज यूनिफाइड नेशनल मार्केट। तो नेशनल मार्केट यूनिफाइड कर दी गई, ठीक है, जिसमें फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस शुरू हो गया। जब एक सिंगल टैक्स है तो इस स्टेट में अलग टैक्स पे करना और दूसरे स्टेट में अलग टैक्स पे करना, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, ख़त्म हो गई। अब सिर्फ यूनिफाइड टैक्स लगेगा डिफरेंट मार्केट्स में भी, ओके। सो रिमूविंग इंटरस्टेट बैरियर्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। सो रिमूवल ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है टू एलिमिनेट द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस वेयर टैक्सेस आर लेविड ऑन टैक्सेस, यानी टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता था उसे कैस्केडिंग टैक्स इफेक्ट बोलते थे, ठीक है। जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता था वो इंश्योर करता था कि टैक्स जो लग रहा है वैल्यू एडेड पर वो हर स्टेज पे जाके लगे। तो एक सप्लाई चेन होती थी कि पहले वूल बना, फिर उसकी बुनाई हुई, फिर उसके बाद उसका स्वेटर बना, फिर वो मार्केट में गया, फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचा। तो यहाँ तक इन 5 स्टेजेस तक पहुँचने के लिए कई सारे टैक्स लगते थे, तो ये मल्टीपल लेयर टैक्सेस बन जाते थे। तो कास्केडिंग इफेक्ट वही था कि जब तक कंजप्शन हो रहा है, मार्केट तक पहुंच रहा है, तब तक कई सारे टैक्सेस जो पे करने पड़ रहे हैं। दिस एंश्योर दैट टैक्स इज लिविड ऑन द वैल्यू एडेड, जो भी वैल्यू बन रही थी वो सारी ऐड होके टैक्स बन रहे थे, ठीक है। तो हर स्टेज पे टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो वो हटाना था कि भाई जो हर स्टेज पे टैक्स लग रहा है उस कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना था गुड्स एंड सर्विस टैक्स का ऑब्जेक्टिव। बूस्ट टू जीडीपी ग्रोथ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोथ के लिए बूस्ट लाने के लिए एक सिंगल टैक्स बना दिया गया जीएसटी। बाय प्रमोटिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेड्यूसिंग लॉजिस्टिक कॉस्ट, जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती थी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी, वो रेड्यूस हो गई, ठीक है। इन्हेंसिंग एफिशिएंसी इन द टैक्स सिस्टम, जो टैक्स सिस्टम था वो इन्हेंस हो गया, एफिशिएंट हो गया। जीएसटी एम टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो जीएसटी का बेसिकली एम ये था कि वो ओवरऑल ग्रोथ करे इकोनॉमी में, ठीक है। तो लोगों को टैक्स बर्डन से
थोड़ी राहत मिली थी जब जीएसटी आ गया, क्योंकि एक सिंगल टैक्स लगने लगा था। अब बार बार उन्हें टैक्स पे टैक्स या मल्टीपल लेयर टैक्सेस पे नहीं करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी, जिसमें यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में हम लोग गुड्स एंड सर्विस को इधर से उधर से इधर ले जा सकते हैं। जो डिफरेंट टैक्सेस पे करने पड़ रहे थे अब वो नहीं करने पड़ रहे, तो रिगार्डलेस ऑफ द स्टेट ऑफ ओरिजिन, ओके, डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ रहा था। सो सोशियो इकोनॉमिक इक्विटी भी आ गई थी। तो इकोनॉमी में इक्विटी को लाना भी जीएसटी का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। क्लियर? सो इसी के साथ हमारा जीएसटी भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, जल्दी से समझ लेते हैं इसको भी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WTO बोलते हैं, ये डील करती है ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। जितने भी हमारे ट्रेड से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे डील करती है, ठीक है। वो सारा काम कौन संभालती है? हमारी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली WTO का एम होता है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना और प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि अनफेयर रूल्स रेगुलेशंस ना हो या किसी को बिना बात के टैरिफ पे ना करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो जितने भी रूल्स रेगुलेशन का ध्यान है वो कौन रखता है? WTO रखता है। रेड्यूस ट्रेड बैरियर्स, जितने भी ट्रेड बैरियर्स कंट्री इम्प्लीमेंट करती है दूसरी कंट्री के लिए, उन सबको रिमूव करना भी किसका काम था? WTO का, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो बेसिकली ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम को बेटर करना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम था। अब WTO कब आई थी? 1 जनवरी 1995 में। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब स्टैब्लिश हुई थी। सो WTO स्टैब्लिश्ड ऑन जनवरी 1, 1995। इसने किसको रिप्लेस किया था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। WTO ने रिप्लेस किया था हमारे गेट को। गेट क्या है? गेट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। सो गेट को रिमूव करके कौन आया? WTO आया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो पहले WTO को गेट ही बोला जाता था। एंड इट्स हेडक्वार्टर आर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है WTO का, तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्लियर? सो लास्ट ये चार्ट है, देख लीजिए। गेट आया 1947 ने, गेट को रिप्लेस किया WTO ने 1995 में, ठीक है। 1947 में गेट आया, WTO 1995 में आ गया गेट को रिप्लेस करके। WTO में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जिसमें डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, जनरल काउंसिल और ट्रेड पॉलिसी बॉडी, ये तीनों काउंसिल्स थी, ठीक है। इस काउंसिल में सबसे इंपॉर्टेंट काउंसिल हमारी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल में आती है हमारे ये 4 काउंसिल्स, जिसमें गुड्स की एक काउंसिल बनाई गई अलग से, सर्विसेज की काउंसिल बनाई गई और ट्रिप्स की काउंसिल, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, ओके, एंड ट्रेड नेगोशिएशन कमेटी बनाई गई। तो ये सारा WTO ने काम किया। सो ट्रिप्स की फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। ट्रिप्स इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ओके। तो ये हमारे ट्रिप्स की फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। सो इसी के साथ हमारे आज के तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे, डीमोनेटाइजेशन, GST एंड WTO, वो होते हैं कंप्लीट। और आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा इन सबको समझने में। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी यहाँ तक चैनल तक पहुँच सके और बेनिफिट ले सके सभी क्लासेस का। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी क्वेरीज हो आपकी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू so much for watching this video. Bye bye, take care and all the best for your exams.